तो चलो दोस्तों, अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। यानी भौतिक विज्ञान आपका क्लास 12th का चल रहा है और अध्याय कौन सा है आपका 3 चल रहा है। तो इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको जो बता दिया है वो बता दिया आपको विद्युत चालन। तो विद्युत का चालन कैसे संभव है, यानी किसी चालक में आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह या गति करना ही आपका क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। ठीक है। और ये जो आवेश वाहक आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेश को यानी क्यू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके आवेश वाहक कहलाते हैं। इसी में आपका था मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या था, मान लीजिए कोई आपका चालक था। ठीक है, कोई चालक है, मान लीजिए ऐसा आपका कोई चालक है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो कई अणुओं से मिलकर बना होता है, कभी कई अणु एवं आयनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया था मैंने, एक अणु को बड़ी, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ले लिया और इसको क्या है, मान लीजिए एक आयन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसके नाभिक में क्या है, नाभिक में प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, गति करते रहते हैं। तो धनायन जो होता है, धनावेशित धनावेशित यानी कि सेंटर पे जो धनावेशित कण होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जब हम उसमें वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं या ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, देखो वैद्युत क्षेत्र यानी धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें ऊष्मा भी होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अभी तो आकर्षण बल से बंधे हुए थे, यानी इस धनावेश से इसी के चारों ओर तो चक्कर लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही ऊष्मा इसमें प्रवाहित की यानी धारा प्रवाहित की तो इसमें कुछ ऊष्मी विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि ये क्या होता है, आपका जो आकर्षण बल होता है इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण के बीच यानी धनावेशित यानी धनायन के बीच जो आवेश, जो आपका आकर्षण बल होता है वो कैसा है, कम होता जाता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, ताप और बढ़ाने पर या धारा और बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है और क्या है, कण आपका धनायन यानी धनावेशित हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, ये इलेक्ट्रॉन यही तो आपके आवेश यानी क्यू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ये जो आवेश निकला है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, यही आपके आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और धातु क्या होती है, जो चालक होता है वो आपका धातु का सुचालक बन जाता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका क्या था कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इन्हें ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते थे, क्योंकि मुक्त ही तो हो रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये लगभग धातु में कितनी होते हैं, 10 की पावर 28, 10 की पावर 28 लगभग कितने होते हैं, 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यू, प्रति मीटर क्यू के हिसाब से ये इसमें से यानी किसी भी चालक में से निकलते हैं। ठीक है, तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझ में आ गया, जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसी के कुछ परिभाषाएं थी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की। ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है उनका वर्ग माध्य यानी BRMS लगभग कितना होता था, ये भी मैंने बता दिया, 10 की पावर लगभग 10 की पावर कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड होता था, ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपको मैंने अभी चालक बनाया था उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी लगभग सभी की जो औसत गति होती है वो कितनी होती है, वैसे तो कुछ और होती है, 1.17 इंटू 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम इतना ही यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट हेडिंग दी इसकी वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, यानी वर्ग माध्य मूल वेग तो BRMS हो गया आपका। ठीक है, अब था आपका माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। तो जो आपको जो मैंने अभी बनाया था, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका कोई चालक है। ठीक है, चालक था और इसमें क्या है, मान लीजिए एक कण यहाँ पे और एक दूसरा कण यहाँ पे है। ऐसे तो कण बहुत पास पास में होते हैं, ये मार्कर है इसके कण, जो बहुत छोटे छोटे कण या पार्टिकल किसे कहते हैं, जिनको और अधिक छोटा करना संभव न हो। तो इस मार्कर में पता नहीं कितने असंख्य कण होंगे, बहुत छोटे छोटे। वैसे ही धातु में जो गोले माने हैं उनको मैंने वही कण माने हैं। ठीक है, जिससे आराम से समझ में आ सके। तो अब क्या है कि जब इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये धनावेशित कण बन गया, ये धनायन बन गया। ठीक है, तो माध्य मुक्त पथ का मतलब क्या था, जिसे हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते थे, इसका मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो निकला है, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला, पहली इसकी इस धनायन से टक्कर हुई जाके। ठीक है, इस धनायन से टक्कर हुई, उसके बाद ये आगे चला गया और फिर इस धनायन से हुई। तो इन दोनों के बीच जो रास्ता है, इन दोनों के बीच की दूरी है, उसे हम क्या बोलते थे, माध्य मुक्त पथ बोलते
थे, ठीक है। तो एक धनायन से, जैसे कि अगर मैं इसके दोबारा बताने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो धनायनों के बीच क्रमागत टक्कर के बीच की दूरी को, इलेक्ट्रॉनों की दो धनायनों के बीच की दूरी को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के दो धनायन के बीच की दूरी के, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले यहां से चला फिर यहां पे जाके टकरा गया, तो इन दोनों के बीच जो उसकी टक्कर में जो दूरी उसने तय की, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच जो दूरी तय की उसको हम वर्ग माध्य मुक्त पथ बोलते थे और इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते थे, ठीक है, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। लेकिन हम अगर सभी इलेक्ट्रॉनों की सभी क्रमागत टक्करों का औसत वेग निकालेंगे तो उसमें क्या लग जाता था, लैम्बडा पे भार, और ये कितना था आपकी 10 की पावर 9, यानी ये कितना था आपका 10 की पावर 9 मीटर होता था। यानी जो इनकी दूरी है, जो इनके एक धनायन से दूसरे धनायन के बीच की दूरी है किसी भी चालक में, वो कितनी होनी चाहिए, तो 10 की पावर -9 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसी से संबंधित था आपका श्रांति काल यानी रिलैक्सिंग टाइम, रिलैक्टिव टाइम। तो ये क्या था कि इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत धनायनों के साथ टक्कर में जो समय लगता था उसको हम क्या बोलते थे, उसको ही हम श्रांतिकाल बोलते थे। और इसे किससे प्रदर्शित करते थे, यानी श्रांतिकाल को हम टाउ से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। तो अब सभी इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत सभी टक्करों के औसत को, यानी इलेक्ट्रॉन एक यहाँ टकराएगा, फिर यही इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाएगा और भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। तो इन सबके इलेक्ट्रॉनों की सभी क्रमागत टक्करों के औसत समय को हम किससे सही प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान कितना था, 10 की पावर -4 नहीं 14, 10 की पावर 14 मीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि ये समय है ना सेकंड में। तो 10 की पावर -14 सेकंड में क्या है, इसका औसत श्रांतिकाल आता था, ठीक है। अब हम देखते हैं अनुगमन वेग या अफवाह वेग, अनुगमन वेग या अफवाह वेग। तो देखो वो क्या होता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्राफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्राफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग देखो क्या होता है कि मान लीजिए जब प्रारंभ में चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, मान लीजिए मैं अगर चालक बनाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये चालक है आपका, ठीक है, ये आपका चालक है। तो इसमें कई कणों से मिलकर बना है, कणों या आयनों से मिलकर बना है। तो इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, मैंने इतने इलेक्ट्रॉन माने हैं इसमें कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए किसी चालक में ये आपके क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसमें वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यानी वैद्युत धारा नहीं बह रही होगी, तब जो इनकी गति होगी, मान लीजिए ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, ये मान लीजिए इधर को आएगा, किधर को भी, ठीक है, ये आपका इधर को आ रहा है, ये भी इधर को जा रहा है। तो इन सब की जो इलेक्ट्रॉनों की जो औसत चाल होती है, जो औसत यानी औसत जो वेग होता है सभी इलेक्ट्रॉनों का, वो कैसा होता है, तो v बराबर 0 होता है। जब वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं होता है, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। अर्थात उनका जो औसत वेग होता है वो कैसा होता है, 0 होता है, और किसी भी दिशा में अपवाह वेग नहीं होता, यानी अपवाह वेग को हम यहाँ पे vd कहेंगे, ठीक है, v का समझ में आ रहा होगा, v यानी वेलोसिटी और डी ड्राफ्ट वेलोसिटी, vd से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं vd, ठीक है, अपवाह वेग। तो जब इसमें जब वैद्युत धारा नहीं बह रही है, तो जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है आपके चालक में, उनकी जो गति होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, यानी किसी भी दिशा में हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जाएगा, कोई किधर को भी जाएगा। यानी जो औसत वेग होगा सभी इलेक्ट्रॉनों का, जब हम औसत वेग निकालेंगे तो वो 0 निकल के आएगा। औसत वेग कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। और आपका किसी भी दिशा में
किसी भी दिशा में यानी अनुगमन वेग या अफवाह वेग vd नहीं बह रहा होगा तो वो भी क्या होगा, vd आपका क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की, विद्युत धारा I प्रवाहित की, जैसे ही आपने विद्युत धारा I प्रवाहित की तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र किधर को काम करेगा, जिधर को आपको इलेक्ट्रॉनों की गति होगी। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब मान लीजिए इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हो गया। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जाने तो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा में चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी तो ये टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने इस पे विद्युत धारा प्रवाहित की, जैसे ही इस पे विद्युत धारा लगाई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जाना तो इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जाना तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चाहिए। ये सभी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना चाहिए। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र इस पे बिल्कुल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जब लगाते हैं विद्युत धारा लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जाना तो इसको राइट में चाहिए यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना चाहिए, आपकी ई की दिशा में जाना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है कि आपका विद्युत बल के कारण ये क्या करता है कि ये थोड़ा पहले इधर को चलता है, यानी पहले जो शुरू में क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। थोड़ी सी जब हम इस पे विद्युत धारा लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण, विद्युत बल के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सभी पहले थोड़ा सा आपके कैसे हैं, अपनी मूल स्थिति से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो ये जो जितना चलते हैं ये पहले थोड़ा सा ही तो चलेंगे, मान लीजिए थोड़ा चलेंगे ये, ठीक है। जैसे ही विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र आपका चालक में उत्पन्न होता है। तो अब ये शून्य तो नहीं रहेगा क्योंकि विद्युत धारा आपने प्रवाहित की। तो इलेक्ट्रॉन को जाना तो चाहिए आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो E यहाँ पे किधर को काम कर रहा है, आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा के किसको है, आपकी इधर को है, ठीक है। तो जाना तो इसको राइट में चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि विद्युत बल के कारण अपनी मूल स्थिति से पहले थोड़ा पीछे को बैक करते हैं, उसके बाद आगे को चलते हैं। पहले थोड़ा पीछे को यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आते हैं, तब उसके बाद वो तुरंत ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगते हैं। तो पहले तो आपके इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में आए, ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके एक ही दिशा में यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगेंगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगेंगे। तो इसको जो पहले ये बैक आए थे थोड़ा सा यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो चले गए थे, उसी को हम अफवाह वेग या अनुगमन वेग यानी ड्राफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। उसकी औसत जो चाल होती है, लगभग इनकी जो औसत चाल होती है यानी सभी इलेक्ट्रॉनों की जब औसत हम चाल यानी बीडी वो निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। यानी थोड़ा सा ही ये पीछे को खींचते हैं, थोड़ा सा ही पीछे को चलते हैं, ठीक है। तो इनकी औसत चाल क्या होती है लगभग, जो अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग आपको समझ में आ गया। जब आपको विद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं हो रहा था यानी विद्युत धारा किसी भी चालक में प्रवाहित नहीं होती है, तो उस चालक में जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी दिशा कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। यानी कोई राइट को जा रहा है तो कोई लेफ्ट को जा रहा है, यानी एक अगर राइट को जा रहा होगा तो 100% दूसरा आपको लेफ्ट को जा रहा होगा, एक ऊपर को जा रहा होगा तो 100% नीचे को जा रहा है, इससे ऐसे समझिए, ठीक है। तो उनके बीच जो औसत वेग निकालेंगे हम, औसत वेग सबका निकालेंगे जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो आपका शून्य होता है। औसत वेग शून्य होगा तो अफवाह वेग यानी ड्राफ्ट वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है, वो भी शून्य होगी। लेकिन जैसे ही हमने उस चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित की, तो जो इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट राइट अप डाउन जो जिधर भी दिशा में जा रहा था, तो वो क्या करेगा, अपनी मूल स्थिति से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तुरंत ही। विद्युत धारा आपने प्रवाहित की तो विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हो गया चालक में, और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी कैसी है, मान लीजिए इधर को है, राइट को है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, राइट को है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मूल स्थिति यानी जहां पे वो गति कर रहा था, कहीं पे भी गति कर रहा हो, यहाँ पे गति कर रहा हो, यहाँ पे हो, कहीं पे हो, तो वो अपनी मूल स्थिति से पहले
जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो विद्युत बल के कारण वो क्या करेगा, अपनी मूल स्थिति से थोड़ा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा और उसके बाद वो सीधा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेगा। तो मूल स्थिति से जो उसने विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति तय की, यानी विपरीत दिशा में जितने सेकंड चला, वो जितने मीटर चला, जितने मीटर या जितनी सेकंड या जितने कितने भी चला, थोड़ा सा ही चला होगा, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं, ड्राफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी औसत चाल होती है, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों की अपनी मूल स्थिति से पीछे, जब मान लीजिए उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 है या 50 है, 5000 कितने भी इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉनों की जब हम औसत चाल निकालेंगे, यानी औसत आपका अनुगमन वेग या अपवाह वेग निकालेंगे, तो उसकी क्या आता है, 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड निकल के आता है, ठीक है। तो ये अपवाह वेग हो गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे भी आपने अनुगमन वेग या अपवाह वेग के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं धारा घनत्व, यानी धारा घनत्व तो कहाँ पे ज्यादा होती है, यानी धारा कहाँ पे ज्यादा होती है और कहाँ पे कम होती है। तो आप जैसे देखोगे, पानी को आप इतने मान लीजिए आप इतने पतरे में से गुजार लिए, तो उसकी कुछ मान लीजिए उसका घनत्व कुछ ज्यादा होगा पानी का, ठीक है, और उसे ही ज्यादा में छोड़ दीजिए तो ज्यादा हो जाएगा। मानिए आप, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, एक ये क्या है, आपका पाइप है मान लीजिए यहाँ पे, जिसका क्षेत्रफल कुछ और है और ऊपर कुछ क्षेत्रफल, यानी बाहर जो इसका क्षेत्रफल है ए है, वो मान लीजिए कुछ और है, और यहाँ पे है, इसको इसको मैं ए डैश मान रहा हूँ, इसको ए मान लिया, तो यहाँ पे कुछ और है। तो जब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लेंगे, मान लीजिए इतना है और यहाँ पे इतना है, तो जब इसमें से पानी हम गुजारेंगे, तो यहाँ पे पानी का जो घनत्व होगा वो बहुत कम होगा, पानी का घनत्व यहाँ पे बहुत कम होगा, और घनत्व कहाँ ज्यादा होगा, आपका यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही धारा घनत्व होता है, तो जैसे ही हम इसमें से धारा गुजारेंगे, तो यहाँ पे जो धारा है वो मान लीजिए दूर दूर है, यहाँ पे धारा घनत्व यहाँ पे कम होगा, तो आई यहाँ पे क्या है, आपकी कम होगी। लेकिन ये धारा जब यहाँ पे पहुंचेगी, तो ऐसे चलते चलते यहाँ पे इसकी धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो धारा हो जाएगी उसका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होगा। धारा घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर होगा, जहां पे क्षेत्रफल कम होगा। तो इसका व्यवहारिक रूप है, जैसे इसको याद कैसे रख सकते हैं कि चालक के एकांक क्षेत्रफल, चालक का जो एकांक क्षेत्रफल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एकांक क्षेत्रफल, चालक के एकांक क्षेत्रफल में से, चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित अभिलंबवत जैसे आपका क्षेत्र की दिशा है वैसे ही, क्षेत्र की दिशा है वैसे ही अभिलंबवत प्रवाहित धारा आई के अनुपात को वैद्युत धारा घनत्व जे कहते हैं, वैद्युत धारा घनत्व जे कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चालक का एकांक क्षेत्रफल मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल ये ले लिया, तो यहाँ मान लीजिए धारा घनत्व कुछ इस प्रकार है, यानी यहाँ पे जो धारा का घनत्व है वो कुछ, धारा की जो दूरी है एक धारा से दूसरी धारा के कण की वो आवेश की दूरी कुछ और है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत कम हो जाएगी, तो घनत्व यहीं पे तो ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए आप पाइप, जैसे आप पानी गुजारते हो, तो बड़ा वाला पाइप होगा, मान लीजिए आप अगर खेती वगैरह करते हो तो आपने देखा होगा कि जो पाइप होता है प्लास्टिक का, वो मान लीजिए आपने 5 इंच का लिया, ठीक है, तो वहां पे जो पानी है वो उसका जब एंड पॉइंट पे आप जाओगे तो धीरे धीरे गिर रहा होगा, ठीक है, जो भी पानी पीछे से आ रहा है वो कैसा है, धीरे धीरे गिर रहा होगा यहाँ पे एंड पॉइंट पे इसकी, ठीक है। लेकिन जब इसी को आप 1 इंच का ले लीजिए, अभी जो आपने 5 इंच का लिया था, अब आप इसको 1 इंच का ले लीजिए और उतना ही पानी गुजारिए जितना उसमें पहले जा रहा था, तो इसकी जो धारा जो आपकी जो पानी का जो बहाव होगा वो बहुत दूर जाके गिरेगा एंड पॉइंट से, और बहुत तेज जा रहा होगा, तो पानी का घनत्व ही तो कम हुआ, इसीलिए तो ज्यादा दूर जा रहा है, तो पानी का घनत्व कम हुआ, इसीलिए आपके जो तार होते हैं, जो आपने देखा होगा गांव में लाइट आती है, वो तार बहुत पतले और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उनका कितना है, कम रखा जाता है, जिससे कि धारा घनत्व यानी धारा ज्यादा दूर तक प्रवाहित सुगमता से की जा सके, ठीक है। तो धारा घनत्व यानी जे का मतलब क्या हुआ कि चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित अभिलंबित वैद्युत धारा आई के अनुपात को हम वैद्युत धारा जे बोलते हैं। अर्थात जे बराबर क्या हो जाएगा, जे किस पर, देखो जे में गुजर क्या रही है, आपकी धारा गुजर रही है, तो धारा ऊपर रहेगी, गुजर तो धारा रही है ना, और किस में गुजर रही है, तो
क्षेत्रफल में ही तो गुजर रही है, क्षेत्रफल में गुजर रही है। तो आई बराबर क्या, जे बराबर क्या हुआ, धारा घनत्व तो आई ए, यानी क्षेत्रफल जितना कम होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा धारा उतनी ही ज्यादा बहेगी, यानी धारा का घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें देखो जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा होगा आपका, वहां पे धारा घनत्व कम होगा, वहां पे कैसा होगा, धारा घनत्व कम होगा। इसका मतलब क्या है, देखो जे बराबर आई अपॉइंट ए का हम मान बढ़ाते जाएं, ए का मान बढ़ाते जाएं तो धारा का मान क्या है, यानी जे का मान क्या है, कम होता जाएगा, जे का मान कम होता जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जे बराबर देखो मैं अगर 1/a मानता हूं, तो मान लीजिए क्षेत्रफल पहले आपका 5 था, मान लीजिए पहले जो क्षेत्रफल है तो 5 मीटर क्यू है, पहले क्षेत्रफल मैंने 5 मीटर के ले लिया, तो जे बराबर कितना निकल के आएगा, 1.5, ऐसे ही तो रखूंगा। तो 5 का जब मैं करूंगा तो 0.2 मीटर, ठीक है, तो धारा घनत्व कितना निकल के आएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, तो यानी जो धारा घनत्व है आपका वो कितना है, इतना है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ए का यानी धारा जो आपका क्षेत्रफल है उसको बढ़ा दूं, इसको मैं अगर 10 कर दूं, 10 मीटर, मीटर क्यू, तो आप देखोगे कि जे बराबर कितना हो जाएगा, 1.10। ठीक है, 10 का मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जीरो हो जाएगी तो 0.1 निकलेगा, 0.1 आएगा। तो आपने देखा कि जब आप विद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाओगे, विद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाओगे तो आपका धारा घनत्व कैसा है, कम होता जाएगा, धारा घनत्व कम होता जाएगा। ये 0.2 है, ये तो ज्यादा है, ये कैसा है, जीरो से देखो यहाँ पे मैं अगर 1 मानता हूं तो 0.02, 0.01। ठीक है, तो इसमें ये पहले ये बड़ा होगा फिर ये बड़ा होगा, उसके बाद ये आएगा ना। तो धारा घनत्व यानी क्षेत्रफल हम बढ़ाते जाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे तो धारा घनत्व कैसा होगा, यानी धारा का जो घनत्व होगा वो कम होता जाएगा। तो धारा का घनत्व कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारा घनत्व कम है, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारा का घनत्व ज्यादा, धारा का घनत्व ज्यादा है। ठीक है, तो आई बराबर जे बराबर क्या हो गया, आई अपॉन ए। ठीक है, आई अपॉन ए, तो धारा घनत्व क्या हो गया कि एकांक चालक के एकांक क्षेत्रफल में, चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित अविलंबवत वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत धारा घनत्व जे बोलते हैं। ठीक है, धारा घनत्व जे बराबर क्या हो गया, आई अपॉइंट ए। अब इसका मात्रक देखो तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक। ठीक है, तो जे का मात्रक क्या हो जाएगा, आप देखोगे आई का मात्रक आपको क्या होता है, एम्पियर होता है, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है, बट्टे ए का मात्रक आपका जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा। और वहीं में आप बात इसके विमीय सूत्र की करता हूं, विमीय सूत्र, तो इसका देखो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम्पियर का जो विमीय सूत्र होता है यानी धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, धारा कैसे में बहती है, तो धारा का आपका ए होता है, धारा का क्या होता है, ए होता है, यानी क्षेत्रफल होता है, धारा का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और मीटर को किस में लाते हैं हम, एल, यानी लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा तो ए एल माइनस 2। ठीक है, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ए एल माइनस 2। ठीक है, तो विमीय सूत्र मैंने आपको फर्स्ट ईयर की यानी क्लास 11 की फर्स्ट चैप्टर जो है ना विमा वाला, उसमें बहुत अच्छे से निकालना सिखाया है। जैसे मैंने निकाला है वैसे ही आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहीं से आपका धारा घनत्व, एक चीज मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रक कैसे निकलते हैं और ये कैसे निकलते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आपका आता है, बहुत बार पूछा गया, 16 में 17 में बहुत बार पूछा गया है आपको, धारा घनत्व एवं विद्युत धारा में संबंध आपको बहुत बार पूछा गया है, धारा घनत्व। और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, तो धारा घनत्व जे व विद्युत धारा आई में संबंध, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, संबंध वाला, विद्युत धारा जैव धारा घनत्व। देखो विद्युत धारा
आई एवं धारा घनत्व जे में संबंध आपको बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार एग्जाम में आया। आप कोई भी मॉडल पेपर या कुछ भी उठा के देख लेना, वहां पे आपको ये बहुत बार पूछा गया है। तो आप जानते हो कि जे बराबर आई की होता है, जे बराबर जो आपने अभी पढ़ा है, तो जे बराबर क्या है यहाँ पे आई ए है, आई ए है। लेकिन लेकिन इसको मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बराबर धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर भी तो आपने पढ़ा है क्यू टी होता है, वो क्या होता है क्यू टी होता है, ये भी तो आपने पढ़ा है। तो आप सिंपली यहाँ पे रख दीजिए, इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जे की जगह आई की जगह क्या रख दीजिए, तो जे बराबर क्यू टी टी इंटू तीसरा ही तो है ए, ये क्या है ए। तो धारा घनत्व और जे में संबंध आपका क्या आ गया, बट आप जानते हो क्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्यू बराबर भी तो कुछ होता है, क्यू बराबर एन ही होता है, क्यू बराबर एन ही होता है। तो यहाँ से जे बराबर कितना हो जाएगा, जे बराबर क्यू की जगह आप क्या रखोगे, तो एन ही रखोगे बट्टे, और ए टी आपका नीचे है यानी क्षेत्रफल और टी। तो यही तो आपका धारा घनत्व और विद्युत धारा में संबंध निकल के आता है, ठीक है। कैसे निकाला, तो धारा घनत्व जे व विद्युत धारा। अब धारा घनत्व जे का मतलब क्या होता है, जे बराबर आई ए, यही तो होता है। और आई का हम जानते हैं कि आई बराबर क्यू टी होता है, आई बराबर क्यू टी होता है विद्युत धारा से, ठीक है। विद्युत धारा से क्या होता है, आई बराबर क्यू टी। एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश, किसी चालक में प्रवाहित आवेश के अनुपात को विद्युत धारा बोलते थे। ये मैंने चीज आपको पहले पढ़ाई है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आई बराबर क्यू टी होता है, ठीक है। तो आई बराबर पहले तो मैंने क्यू टी रखा, क्यू टी इंटू ए, तीसरी संख्या है नीचे ही रहेगी, ठीक है। बट यहाँ से एक और चीज होती है कि क्यू बराबर एन ही होता है, इलेक्ट्रॉनों का, पूरे इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां से तो जे बराबर क्यू टी इंटू ए, लेकिन क्यू जानते हो कि एन ही होता है, तो जे बराबर एन ही बट्टे ए टी निकल के आ गया। विद्युत धारा एवं विद्युत यानी धारा घनत्व जे में संबंध निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया। अब चलते हैं हम आगे और भी संबंध इसमें स्थापित करते हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं, यानी पिछला आपने धारा घनत्व देख लिया, ठीक है। धारा घनत्व एवं विद्युत धारा में संबंध देख लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। विद्युत धारा आई या आई बराबर बी डी में संबंध, ठीक है। आई और बी डी में आप संबंध देखते हैं यहाँ से, ठीक है। आई और बी डी में संबंध देखते हैं। तो विद्युत धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और अनुगमन वेग को वीडी से यानी ड्राफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देख, तो वीडी और किस में संबंध है आपका, आई में संबंध है, ठीक है। आई में संबंध है, संबंध देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको देखो, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है आपका, आई बराबर क्यूटी होता है, आई बराबर क्यूटी होता है विद्युत धारा, ठीक है। यानी विद्युत धारा किस पर डिपेंड करती है, तो कितने समय में, एकांक समय में एकांक आवेश बहने को के अनुपात को हम विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखो कि आपका क्यू कहीं अगर बह रहा है, मान लीजिए क्यू यानी आवेश किसी चालक में बह रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और क्या होगी, एन बराबर क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, की संख्या। और उस चालक का कुछ क्षेत्रफल भी होगा, उस चालक का कुछ क्षेत्रफल भी तो होगा, तो चालक का क्षेत्रफल भी होगा कोई ना कोई, ठीक है। क्यू बहने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है ये बता रहा हूं, यानी आवेश किसी चालक में अगर बहता है तो उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है जिससे हम क्यू यहाँ पे रख सकें, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या है आपका, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और चालक जो है आपका, चालक है उसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा, चालक का कुछ क्षेत्रफल भी होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कुछ होगी, उसको मैंने एन मान लिया, ठीक है। और कुछ समय में बह रहा होगा, तो टी बराबर समय भी होगा, इसमें टी बराबर समय भी होगा। तो यहां से देखो क्यू बराबर क्या निकल के आया। और एक और चीज होगी इसमें, अफवाह वेग और होगा ना, जब इस पे आवेश प्रवाहित करेंगे तो उसमें कुछ अफवाह वेग भी तो उत्पन्न होगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया अफवाह वेग क्या होता है, ठीक है, अफवाह वेग क्या होता है। तो वी डी वो भी तो होगा इसी में, यानी अफवाह अपवाह वेग, जिसको हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यू में देखो क्या क्या चीजें यहाँ से जरूरी है, आपका ई होगा, ठीक है, ई के बाद एन होगी, ए होगा, टी होगा और वीडी होगी, यही चीजें तो होगी। तो वही ये वाला मान आप उठा के यहाँ पे रख दो। तो आई बराबर क्या है, आई बराबर आपका क्यू की जगह क्या रखूंगा मैं, एन ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ए टी समय और क्या है वीडी,
ठीक है, बट्टे टी तो यहाँ पहले से है, टी से देखो टी कैंसिल होगी तो आई बराबर क्या आ गया आपका एन ई ए वी डी। यही आपका अनुगमन वेग और धारा, विद्युत धारा में संबंध आपका होता है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप विद्युत धारा का जानते हो आई बराबर क्यू टी होता है, ठीक है, आई बराबर क्यू टी होता है। और क्यू को बहने के लिए यानी किसी भी चालक में आवेश को बहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, तो क्यू जब बहेगा तो चालक का कुछ क्षेत्रफल होगा, उसमें कुछ अनुगमन वेग भी होगा, जो मैंने आपको बताया चालक में अनुगमन वेग कैसे निकलता है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, और उसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा, कुछ कितने समय में बह रहा होगा तो टी भी होगा इसमें, यानी समय भी दिया होगा, और आपका क्या है अफवाह वेग भी उसमें होगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता नहीं कितनी होगी तो उनको मैं एन मान लेता हूं, ठीक है। तो क्यू बहने के लिए क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे चालक में, एन होगी यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी कुछ, ए होगा यानी क्षेत्रफल होगा, टी यानी कुछ समय में बह रहे होंगे, और बी डी क्या होता है आपका ड्राफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग होता है। तो वही तो मैंने क्यू की जगह रख दिया भैया, आई बराबर एन ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन, ए आपका क्षेत्र हो गया, टी समय हो गया, वी डी आपका अनुगमन वेग है, बट्टे टी पहले से है आई बराबर क्यू टी में, टी से टी देखो कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर क्या है एन ई इलेक्ट्रॉन और ए क्षेत्र और बी डी क्या है अनुगमन वेग। यही आपका, यही धारा, विद्युत धारा, हाँ विद्युत धारा, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है, ठीक है। तो यही आपका विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग बीडी में संबंध होता है। तो आई और बीडी में कैसा है संबंध आपका बराबर का संबंध होता है, यानी विद्युत धारा बहेगी उतना ही आपका क्या है अफवाह वेग होगा, ठीक है, विद्युत धारा का संबंध इससे है। अब हम चलते हैं आगे, आपका ये भी संबंध आ गया। अब देखो इसमें क्या है कि यही विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा आपकी अफवाह वेग के विपरीत होती है। अब आप यहां से देख रहे हो कि इसमें जब आपने विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित किया तो वीडी कैसा है, आपका जो वीडी है वो तो पीछे को होता है, यानी वीडी में तो माइनस लगनी चाहिए, होना चाहिए ना। आपको जब मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर आपकी राइट में है, आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए इधर को है, तो अफवाह वेग तो आपका पीछे को उत्पन्न होता है, यानी अपना क्या है इलेक्ट्रॉन अपनी मूल स्थिति से थोड़ा पीछे जाता है और फिर आगे चलता है। तो पीछे जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन पीछे जाता है उसी को तो हम अफवाह वेग बोलते हैं। तो वो तो माइनस लगनी चाहिए, वहां पे माइनस लगनी चाहिए, सोचने वाली बात है। जैसे बोलते हैं ना कि शेर लंबी छलांग लेने के लिए थोड़ा 2 कदम पीछे लेता है, तो जब शेर लंबी छलांग भरेगा यानी आवेश को लंबी दूरी तक भेजेंगे तो उसको कुछ पीछे होना पड़ेगा। जैसे शेर को 2 कदम पीछे लेता है तो वो 2 कदम जो उसने पीछे लिए शेर ने उसी को तो अफवाह वेग कहेंगे हम धारा के पदों में, उसी को अफवाह वेग कहते हैं। तो वो तो पीछे ले रहा है तो माइनस होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से इधर को जा रहा है तो माइनस होती है और आगे जा रहा है तो प्लस होती है। तो कहीं कहीं आपको पुस्तकों में माइनस भी लगी हुई मिलेगी, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में कहीं कहीं माइनस भी लगी हुई मिलेगी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इससे आगे चलते हैं, यानी विद्युत धारा में संबंध आपका हो गया। एक और संबंध रह गया, उसको बताते हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट पे विजिट करें। तो देखो अब हम देखते हैं धारा घनत्व जे और अनुगमन वेग बीडी में संबंध हम स्थापित करेंगे। ये भी आपका बहुत बार संबंध पूछा गया है, यानी जितने भी आप फिजिक्स में अगर संबंध दे रखे हैं तो संबंध आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। धारा घनत्व किसी का भी संबंध हो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं धारा घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे से, ठीक है, और अनुगमन वेग में ही तो संबंध स्थापित करना है। अब धारा घनत्व क्या होता है आपका आई अपॉइंट ए होता है, आई पण ए होता है, यानी धारा घनत्व कहाँ पे, जहां पे आपका क्षेत्रफल कम होगा वहां पे धारा घनत्व ज्यादा होता है, और जहां पे क्षेत्रफल कम होगा वहां पे धारा घनत्व कम होता है। ये चीज मैं आपको धारा घनत्व जब पढ़ाया था बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पीछे रिसेंटली वीडियो में, ठीक है। तो अब देखो आपको जे बराबर क्या है यहाँ पे आई अपॉइंट ए, लेकिन अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि आई बराबर यानी धारा घनत्व और बीडी यानी अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, तो एन ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए इंटू बी डी, यही तो होता है, यही तो संबंध होता है। तो आई बराबर यहां से क्या एन ई ए वी डी, यही तो होता है, तो वहां पे रख दीजिए आप जे बराबर आई, आई की जगह पे क्या रखना है आपको, आई की जगह पे ये वाली चीज रख रहे हैं तो एन ई इलेक्ट्रॉन
ए क्षेत्रफल और BD क्या है, अपवाह वेग बट्टे ए क्षेत्रफल। तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो जे बराबर क्या निकल के आएगा, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन है और VD आपका अपवाह वेग है। तो ये आपका संबंध निकल के आ गया, अनुगमन वेग और धारा घनत्व जे में संबंध निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी को हम यही धारा घनत्व और अपवाह वेग VD में संबंध होता है। ठीक है, संबंध होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जे बराबर एन। तो आप किसी भी मान लीजिए चालक है कोई, उसमें आपको धारा घनत्व ज्ञात करना है किसी भी चालक में, तो आपको इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए और VD यानी अपवाह वेग पता होना चाहिए। तो आप वहां पे क्या निकाल सकते हैं, धारा घनत्व कितना है वो चीज आप सिंपली निकाल सकते हो। इनका मतलब ऐसे ही निकलता है। ठीक है, अगर आपको धारा घनत्व तो निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट I और A दे रखा है तो आप सिंपली निकाल सकते हो, लेकिन I और A नहीं दे रखा है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉनों का तो आप जानते हो 1.1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ठीक है, तो n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता होना चाहिए और VD यानी अपवाह वेग अगर कहीं दिया है तो आप धारा घनत्व सिंपली आप निकाल सकते हो। ये चीज न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाली है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको न्यूमेरिकल भी ऐसे ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो घनत्व लगभग, तो जे घनत्व आपका निकल के आएगा। तो देखो जे बराबर क्या है, I/A था, लेकिन I आपने अभी अभी देखा है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध देखा, तो वहां से कितना निकल के आया था कि N E इलेक्ट्रॉन, A क्षेत्र है और VD क्या है आपका अपवाह वेग था, तो आपने I की जगह रख दिया और A से A कैंसिल हो गया, तो आपको जे बराबर कितना निकल के आएगा, N E VD निकल के आएगा। यही आपका धारा घनत्व जे और अनुगमन वेग में संबंध है। ये संबंध बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे के लिए गतिशीलता यानी मोबिलिटी देखते हैं, तो वो क्या है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में।